हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की ये जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है आपका। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस थे 10 के 10 चैप्टर के वो मैंने करा दिए थे। और इस वाली वीडियो में मैं आपको बुक 2 पॉलिटिकल थ्योरी के जो भी चैप्टर्स हैं, मतलब बेसिकली 8 चैप्टर आ रहे हैं इस वाले चैप्टर से, तो इनके सारे के सारे जो एमसीक्यू हैं वो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। और साथ में ही जो भी इसकी एक्सप्लेनेशन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वो भी मैं दूंगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस अगर 1 मार्क में आ जाए फिर 2 मार्क में आ जाए तो इसको करने में आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको फर्स्ट बुक के एमसीक्यू क्वेश्चन कराए थे, तो आप वो देख लेना और साथ में ये वीडियो देख लेना, ताकि आपका पूरा का पूरा जो बुक है वो कवर हो जाएगा, साथ में सारे के सारे चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपका और एक और बात, ये सारे चैप्टर्स के हिसाब से ही है, मतलब पहले पहला चैप्टर होगा, देन दूसरा, फिर तीसरा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने इसमें चूज करके रख रखे हैं। तो ये पहला चैप्टर ही है, तो उसी से स्टार्ट करो मैं। पहला क्वेश्चन आपका, लीडर हु एडवोकेट फॉर दिस शेड्यूल कास्ट, तो अनुसूचित जातियों के अधिकारों के जो पक्षधार नेता थे वो BR अम्बेडकर थे, जो कि पहले चैप्टर के हिसाब से इसमें बताया गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका, टर्म पॉलिटिक्स डिराइव फ्रॉम, जो पॉलिटिक्स शब्द आप देखते हैं बेसिकली ये जो आपका है वो ग्रीक एक पॉलिश भाषा का शब्द है जिसको एक तरीके से यूज में लाया गया, ठीक है। तो ग्रीक पॉलिश वर्ड है आपका कौन सा, पॉलिटिक्स, ओके। चलिए अगला वर्ड है आपका, अ पॉलिटिकल पार्टी मस्ट है। जो पॉलिटिकल पार्टी जो भी होती है बेसिकली उसके पास क्या होना चाहिए, हेडक्वार्टर, आइडियोलॉजी, पावर सीकर या फिर वोट बैंक। तो देखिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनकी अपनी अपनी एक विचारधारा होती है, एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, जिसके ऊपर जो उसके समर्थक होते हैं उसके साथ जुड़ते हैं। बेसिकली अगर मान लीजिए अभी अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत में अभी जो रूल कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी करे, तो उनकी जो विचारधारा वो हिंदुत्व की विचारधारा है, तो वो उनकी विचारधारा है। और इस विचारधारा से जो भी लोग सहयोग रखते हैं, बेसिकली जो सपोर्ट करते हैं, वो लोग इस पार्टी से जुड़ जाते हैं। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उन सबके पास अपनी अपनी क्या होती है भाई, एक आइडियोलॉजी होती है। अगला क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी जो है बेसिकली जो राजनीतिक सिद्धांत है इसका क्षेत्र पूछा गया, इसमें हम क्या क्या बेसिकली पढ़ते हैं, फिर इसमें क्या क्या आता है। तो तीनों ही ऑप्शन आपका, स्टडी ऑफ पावर, डिटरमाइन पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स एंड लास्ट आपका है स्टडी ऑफ स्टेट एंड द गवर्नमेंट। जो तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो इसके अंदर सही है, यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी आपकी है उसका जो क्षेत्र है बेसिकली वो तीनों है, सत्ता की समझ बेसिकली, या फिर जो भी पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बारे में जानकारी, और जो भी राज्य है या फिर जो सरकार है उसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है भाई, आपका राजनीतिक सिद्धांत का एक क्षेत्र कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी वर्ड टेकन फ्रॉम लिबर विच इज फ्रॉम। तो लिबर्टी जो आपका वर्ड है वो लिबर से बना है, बेसिकली लिबर का मतलब स्वतंत्र होता है। तो ये जो शब्द है आपका वो लैटिन भाषा का एक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। दूसरा क्वेश्चन है, ऑथर ऑफ हिंद स्वराज। देखिए हिंद स्वराज जो किताब थी बेसिकली वो महात्मा गांधी ने लिखी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आप कर देंगे टिक, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेगेटिव लिबर्टी मींस। देखिए नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है एक ऐसी लिबर्टी जिसके अंदर रिस्ट्रेंट्स बिल्कुल भी नहीं होती है, बैरियर्स नहीं होते हैं, जो लोग हैं वो अपनी मर्जी के कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी स्वतंत्रता को हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। मान लीजिए कि आपको स्वतंत्रता मिली हुई है और आपके पास उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी सीमा नहीं लगाई है, तो नॉर्मल सी बात है ये जो आपको स्वतंत्रता मिली है वो नकारात्मक है, नेगेटिव लिबर्टी है, ओके। और वही अगर मैं पॉजिटिव की बात कर दूं, दैट मींस कि अगर लिबर्टी के साथ में आपको थोड़ी बहुत सीमाएं लगाई जा रही है, बैरियर्स लग रहे हैं, लॉज हैं, कानून है बेसिकली, तो ऐसी लिबर्टी को हम पॉजिटिव लिबर्टी भी कहते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर आप भारत में रहते हैं, किसी भी देश में रहते हैं, तो वहां का अगर आप कानून फॉलो करते हैं तो इसका मतलब आपको जो लिबर्टी मिली हुई है उसको क्या बोलूंगा भाई, पॉजिटिव लिबर्टी बोलूंगा मैं, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन है नेगेटिव लिबर्टी मींस लिबर्टी विदाउट रिस्ट्रेंट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला वर्ड आपका लिबर, जो कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि लिबर जो आपका शब्द था वो एक तरीके से लैटिन भाषा का शब्द था, और इसकी जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, फ्री, यानी कि स्वतंत्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी। देखिए जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है बेसिकली नेल्सन मंडेला ने लिखी थी, ये कम से कम 28 से 30 साल जेल के भीतर थे और उसी दौरान ये किताब बेसिकली छापी गई, तो लिखी गई बेसिकली। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो किताब है वो किसकी है भाई, नेल्सन मंडेला की किताब है, जो कि साउथ अफ्रीका के एक तरीके से नेशनल लीडर थे। इन्हीं के मान लीजिए इन्हीं के वजह से जो आपका साउथ अफ्रीका है वो आजाद हुआ, गोरे और कालों में जो भेद था वो धीरे धीरे खत्म हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, विदाउट लीगल कॉन्स्टेंस शुड सोसाइटी वुड। अगर मान लीजिए अगर किसी भी प्रकार का कानूनी प्रतिबंध ना हो तो समाज कैसा हो जाएगा। तो बेसिकली समाज जो आपका है वहां पर अराजकता फैल जाएगी, लोग अपनी मन मर्जी के करेंगे, यानी कि लोगों को जो कुछ गलत करना है, जो कुछ सही करना है सब करेंगे, और इस हिसाब से अगर आप समझें तो उस देश में अराजकता फैल जाएगी, उस देश की जो शासन व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9th, पॉजिटिव लिबर्टी। मैंने आपको बताया कि लिबर्टी एक ऐसी लिबर्टी होती है जिसके अंदर क्या होता है, थोड़ी बहुत सीमाएं होती हैं, अच्छी सीमाएं बेसिकली, मतलब आपको रोड पे गाड़ी चलाने को दिया जाएगा, साथ में बोला जाएगा कि आपको एक स्पीड लिमिट में चलाना है, आपके पास लाइसेंस वगैरह होना चाहिए। तो ऐसी लिबर्टी को हम क्या बोलते हैं भाई, पॉजिटिव लिबर्टी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ऑंग सॉन्ग सू की वॉज अ पॉलिटिकल प्रिजनर। बेसिकली ये राजनीतिक कैदी थी जो कि म्यांमार की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, लेफ्ट पार्टीज इन इंडिया। देखिए लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट दो विचारधारा होती है। राइटिस्ट बेसिकली वो हैं जो चाहते हैं कि जो सब कुछ पहले से चलता आ रहा है वही चलता रहे, और एक तरीके से मान लीजिए नेशनलिज्म की बात करते हैं तो ऐसी पार्टियों को राइटिस्ट कहा जाता है। जो संस्कृति पर बात करते हैं उनको राइटिस्ट कहा जाता है। जो कहते हैं कि समाज में बदलाव होना चाहिए, महिलाओं को अधिकार वगैरह मिलने चाहिए, गरीबों की बात होनी चाहिए, ऐसी पार्टीज को बेसिकली लेफ्टिस्ट विचारधारा की पार्टी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जो आपका बीजेपी है वो एक राइटिस्ट पार्टी आप कह सकते हैं। ठीक है, और जो आपका कांग्रेस है, कांग्रेस जो आपका है वो थोड़ा सा लेफ्टिस्ट की तरफ भी आती है, नॉट राइटिस्ट भी कह सकते हैं, मतलब दोनों में हम कह सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी लेफ्टिस्ट भी नहीं कह सकते हम कांग्रेस को। तो यहाँ पर कुछ पार्टियां हैं, सीपीआई, मार्क्सवादी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। बेसिकली जो 3 पार्टी यहाँ पर देखी गई है, ये कौन सी पार्टी है भाई, आपका लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं। ठीक है, तो लेफ्टिस्ट पार्टी जो आपका है ऐसी विचारधारा वाला पार्टी जो समाज में बदलाव चाहती हैं। ठीक है, महिलाओं के अधिकार की बात करती हैं, गरीबों के हक की बात करती हैं, तो ऐसी पार्टी को हम क्या कहते हैं, लेफ्टिस्ट पार्टी कहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, अंबेडकर एंड गांधी डिसएग्री ऑन। तो देखिए अंबेडकर और गांधी जो थे वो रिजर्वेशन के स्वरूप पर जो थे वो असहमत थे। स्वरूप कहने का मतलब आप ये समझिए, अंबेडकर स्टार्टिंग से ही चाहते थे कि जो दलित हैं उनको वोट का अधिकार मिले, तो वो जो चाहते थे वो अंग्रेजों वाले के तरीके से चलते हुए, कि अंग्रेजों ने अपने हिसाब से एक तरीका दिया था कि हम क्या करेंगे, जो जिस जाति का है केवल वही बंदा उसको वोट कर सकता है। तो अंबेडकर ये चाहते थे, गांधी कहते कि नहीं ऐसा मत करो, आप सीट आरक्षित करा लो और वोट सब देंगे एक तरीके से। तो अगर आपने क्लास 10th पढ़ा होगा, जिसको हम कहते हैं कुछ कहते हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, जिसमें हुआ ये था कि जो जिस जाति का है, जो जिस धर्म का है, केवल वो बंदा अगर चुनाव में खड़ा हो रहा है तो उसको जो वोट मिलेंगे वो उसकी ही जाति के, उसी के धर्म के मिलेंगे, कि लोग जो है वो वोट कर पाएंगे। तो ऐसी विचारधारा पर या फिर इस तरीके से वोट पाने को तैयार थे कौन, अंबेडकर। लेकिन महात्मा गांधी इस बात से सहमत थे। महात्मा गांधी कहते थे कि आपको अगर सीटें चाहिए तो आप आरक्षण के रूप में ले लो, कि एक बंदा कोई भी खड़ा हो सकता है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का, लेकिन उसको वोट सारे बंदे करेंगे एक तरीके से। लेकिन अंबेडकर इस चीज को मना कर रहे थे। तो यही दो तरीके थे बेसिकली। तो ये जो अंबेडकर थे और गांधी जी थे वो दोनों के दोनों रिजर्वेशन के स्वरूप पर क्या थे, एक तरीके से असहमत थे। बाद में एक तरीके से क्या हुआ, वो दोनों के दोनों एग्री हुए, क्योंकि गांधी जी ने समझाया, अंबेडकर भी मान गए, और फाइनली एक तरीके से भारत में जो आपका क्या बना, संविधान बना, उसके अंदर जो एससी कास्ट है, एसटी कास्ट है, ओबीसी है, इनके लिए सीटें रिजर्व कर दी गई और इनको सभी लोग वोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, एमनेस्टी इंटरनेशनल। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल बेसिकली क्या है भाई, इसका काम है ह्यूमन राइट्स जो है बेसिकली, यानी कि मानव अधिकार हैं उनकी रक्षा करना, उनसे जुड़ी हुई रिपोर्टों को एक तरीके से पब्लिश करना। तो इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है कि जो भी लोग हैं सिविलियन से बेसिकली, इनकी लिबर्टी से जुड़ा हुआ जो भी काम है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है, सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ काम करता है कौन, एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला है कैंपेन फॉर इक्वेलिटी। देखिए कैंपेन फॉर इक्वेलिटी जो आपका था एक तरीके से मूवमेंट था बेसिकली, जो कि आपका ईरान में चला था। तो वुमेन्स ने चलाया था, वुमेन्स राइट्स मूवमेंट इन ईरान, यानी कि उन्होंने इक्वेलिटी की कैंपेन करा था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जस्टिस। जस्टिस वर्ड डिराइव फ्रॉम जस्ट। ठीक है, तो जस्टिस जो शब्द है आपका वो जस्ट से लिया गया है, और ये किस भाषा का शब्द है, तो ये भी आपका एक लैटिन लैंग्वेज का शब्द है, जस्टिस में जो जस्ट है एक तरीके से। ठीक है, चलिए अगला वर्ड आपका मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बेसिकली। ठीक है, तो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का जो मंत्रालय है भारत में वो कौन सा भाई, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो नॉर्मल से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फेलियर टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटी इज, यानी कि जीवन की मूल आवश्यकताएं ना देना क्या कहलाता है भाई, ये आपका एक तरीके से इकोनॉमिक इनजस्टिस कहलाता है। मान लीजिए आप किसी भी देश में रहते हैं और वहां के लोगों को जो भी बेसिक नेसेसिटीज हैं अगर वो नहीं मिलती है, दैट मीन्स कि उस देश में इकोनॉमिक इनजस्टिस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बहुत सारी जो सरकारें वगैरह होती हैं वो इस बात का ध्यान रखती हैं कि लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो चीजें हैं मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो मिलनी ही चाहिए। ठीक है, और जिस देश में नहीं मिलती हैं वहां पर आप ये समझिए कि वहां पर इकोनॉमिक इनजस्टिस बहुत ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला
स्टेजेस ऑफ इक्वलिटी बाय जॉन रॉल्स। तो देखिए जो इक्वलिटी है बेसिकली, यानी कि जो समानता है, इसको जॉन रॉल्स ने क्या किया था, 3 अलग अलग चरणों में बांट दिया था। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो मेरी वीडियोस हैं, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को समझा रखा है, तो आप वो जाकर के वहां पे देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल। देखिए अस्पृश्यता का अंत जो आपका था उससे जुड़ा हुआ अनुच्छेद पूछा गया। तो जो अनुच्छेद था आपका 17, जिसमें बेसिकली छुआछूत जो भारत में चलता था, इस चीज को पूरी तरीके से खत्म किया गया और इसके लिए कड़ा कानून बनाया गया कि अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो उसको जेल होगी, सजा होगी, जो भी हो। ठीक है, तो अस्पृश्यता समाप्ति जो अनुच्छेद है आपका, वो आर्टिकल नंबर 17 में आता है, जो कि समानता के अधिकार में जुड़ता है। ठीक है, चलिए अगला है ड्यूटी ऑफ सिटीजन इन अ स्टेट। तो नागरिक का एक देश के प्रति क्या कर्तव्य है, वो ये है, तो आपका भाई लिव इन पीस, यानी कि शांति पूर्वक रहना, कोई भी ऐसी भगदड़ चीज ना करना, अफवाह ना फैलाना और दंगे ना करना, ये उसका काम बिल्कुल भी नहीं है। उसका मेन काम होता है कि वो शांति पूर्वक देश में रहे, देश का माहौल ना खराब करे, तो ये नागरिक का मूल कर्तव्य होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, राइट टू फ्रेंचाइजी इज। देखिए राइट टू फ्रेंचाइजी का मतलब जो मत का जो अधिकार है, बेसिकली राइट टू वोट जो आपका, वो क्या है, एक पॉलिटिकल राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, पॉलिटिकल राइट इनमें से कौन सा है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना भी क्या आपका एक पॉलिटिकल राइट, यानी राइट टू वोट होना, राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन होना, पॉलिटिकल पार्टीज बनाना। तो बेसिकली जितने भी आपके राज्य से जुड़े हुए हैं, सत्ता से जुड़े हुए जो अधिकार आपको मिले हुए हैं, ये कौन से अधिकार होते हैं भाई, आपके पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर लीड मूवमेंट अगेंस्ट। तो देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, तो वो किसके खिलाफ था भाई, वो सेग्रेगेशन लॉ, बेसिकली जो भी भेदभाव पूर्ण नस्लीय कानून था, जिसके अंदर मान लीजिए अमीर गरीब बोलो सॉरी, गोरे और कालों में जो भेद करा जा रहा था, बेसिकली उसको लेकर के इन्होंने एक तरीके से मूवमेंट चलाया था। इन्होंने और भी बहुत सारे मूवमेंट चलाए थे, जिसकी वजह से मान लीजिए जो आपका क्रिश्चियनिटी है वो 2 हिस्सों में बट गई, एक आपका प्रोटेस्टेंट और एक आपका कैथेड्रल वाला एक तरीके से। तो ये भी उन्हीं का मतलब योगदान है, जिसमें क्रिश्चियनिटी अलग अलग हिस्सों में बटी, साथ में जो नस्लीय भेदभाव वगैरह होता था उसको लेकर के इन्होंने मूवमेंट चलाया था। अगला क्वेश्चन है नेशन विद डुअल सिटीजनशिप। तो ऐसा कौन सा देश है जहां पर बेसिकली डुअल सिटीजनशिप चलती है, तो इन चारों में यूएसए जो आपका है वो डुअल सिटीजनशिप वाला देश है, यानी कि अमेरिका के नागरिक अगर चाहें तो वो अपने पास अमेरिका की नागरिकता भी रख सकते हैं और साथ में किसी और देश की नागरिकता भी रख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इस चीज को अलाउ करती है। ठीक है, और बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि केवल और केवल आपके पास एक ही नागरिकता हो सकती है, तो वो अलग क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ पर है डुअल सिटीजनशिप वाला देश, तो अमेरिका इज अ एग्जांपल ऑफ डुअल सिटीजनशिप वाला देश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज सीकिंग सिटीजनशिप इन। तो जो फिलिस्तीनी फिर जो पैलेस्टीन के जो लोग हैं, वो जो शरणार्थी हैं बेसिकली, वो किस राज्य में नागरिकता के लिए संघर्षरत हैं बेसिकली, तो मिडिल ईस्ट में जो उनकी जगह है वहां पर वो बेसिकली अपने आप को चाहते हैं कि हम वहां पर बस जाएं। हालांकि इसको लेकर के अभी आपको पता ही है, लड़ाई जो चल रही है इजराइल के बीच में, पैलेस्टीन के बीच में, अभी तो लड़ाई रुक गई है, लेकिन ये उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो मिडिल ईस्ट में बेसिकली वो नागरिकता चाहते हैं कि हमें भी एक तरीके से नागरिकता वगैरह मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इक्वल सिटीजनशिप राइट्स टू ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका इन। तो देखिए इक्वल सिटीजनशिप यानी कि जो भी दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत जो लोग थे उनको समान नागरिकता का जो अधिकार था वो 1990s में जाकर के मिला, जब 1992 में साउथ अफ्रीका का अपना संविधान बना। ठीक है, दिसंबर 6 1992 को साउथ अफ्रीका का संविधान बना था और उसके बाद से ही जो भी वहां के अश्वेत लोग थे उनको समान नागरिकता का अधिकार मिल गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सिटीजनशिप में बी लॉस्ट ड्यू टू। तो सिटीजनशिप आपकी कब छीन सकती है, अगर आप किसी दूसरे देश की लड़की से शादी कर लें, आप अपने देश में बहुत लॉन्ग टाइम से ना रह रहे हो, या फिर आपको कोई और अडॉप्शन कर ले, या फिर आपके क्षेत्र को अडॉप्ट कर ले, बेसिकली कोई जीत ले, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो नागरिकता है वो छीनी जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके 3 तरीके हैं भाई। लॉन्ग रेजिडेंस, अगर आप किसी देश में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं तो आप अप्लाई करिए, वो देश आपको नागरिकता दे सकता है। दूसरा है वहां की लड़की से या फिर लड़के से आप शादी करिए तो नागरिकता आपको मिल सकती है। साथ में ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट सर्विस, अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्विस करते हैं उस देश की तो आपको वहां की नागरिकता मिल सकती है। जैसे कि प्रियंका चोपड़ा जो है, उन्होंने निक जोन्स से शादी करी जो कि बाहर का बंदा है, तो उनके पास अमेरिका की नागरिकता है। तो इस तरीके से नागरिकता प्राप्त हो सकती है और इस तरीके से कोई भी नागरिकता छीनी जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, मीनिंग ऑफ अपार्टाइड। अपार्टाइड होता है ये वर्ड, अगर आपको बोलना नहीं आता तो आप सीख सकते हैं अपार्टाइड। ओके, तो मीनिंग ऑफ अपार्टाइड जो आपका है ये क्या है, तो बेसिकली ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि इसमें क्या होता है, गोरे और काले में जो भेदभाव किया जाता है उस चीज को ये कहा जाता है, जो कि लंबे समय से साउथ अफ्रीका में चला था। 1992 के बाद इस चीज को खत्म किया गया धीरे धीरे। अभी भी बहुत सारे देशों में ये चीज चलता है, जैसे कि मान लीजिए अमेरिका जो देश है कितना भी विकसित क्यों ना हो, लेकिन वहां पर भी ये चीज देखने को मिलती है।
अगला क्वेश्चन है आपका, इनकरेक्ट कॉज ऑफ इलीगल इमिग्रेशन, यानी कि अवैध प्रवासन का गलत कारण कौन सा है। देखिए वॉर होती है तो लोग जो हैं माइग्रेट करते हैं, पॉवर्टी गरीबी है तो कोई जो देश है अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाता है, प्रोस्टिट्यूशन या फिर स्लेवरी की वजह से बहुत सारे लोगों को यहाँ से वहाँ भेजा जाता है। तो ये 3 रीजन जो है इसकी वजह से तो इमिग्रेशन होता है, लेकिन जो चौथा कारण है पीस वाला, इसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इनकरेक्ट कॉज ऑफ इलीगल इमिग्रेशन का जो ऑप्शन आप बताएंगे वो बताएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि पीस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक नेशनलिज्म चैप्टर का है। तो यहाँ पर नेशन शब्द किस भाषा से निकला है, तो ये भी आपका एक लैटिन भाषा का शब्द है। एक बात हमेशा आप ध्यान रखें कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना इस वाले चैप्टर में, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं पॉलिटिकल थ्योरी वाले कि ये भाषा कहाँ से निकला है कहाँ से निकला, तो मोस्टली का जो आंसर है भाई वो लैटिन ही है। कुछ ही वर्ड जो हैं वो आपके वो ग्रीक के मिलेंगे, मोस्टली आपको लैटिन के मिलेंगे। इफ यू कंफ्यूज इन एग्जाम तो आप जो है आंख बंद करके लैटिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, लैटिन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है गुजराल डॉक्ट्रिन अडॉप्टेड। देखिए जो गुजराल जो थे, इंद्र कुमार गुजराल, वो 1996 में बेसिकली इनकी डॉक्ट्रिन थी। डॉक्ट्रिन ये थी कि जो हमारे क्या कहते हैं ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ जितने भी देश हैं, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया या इंडोनेशिया हो गया, इन देशों से हमारे भारत के जो संबंध है वो हमें अच्छे करने चाहिए। तो ये इनकी एक डॉक्ट्रिन थी, यानी कि इनका अपना एक सिद्धांत था जिस चीज को 1996 में अपनाया गया था। देखिए इंद्र कुमार गुजराल जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री भी थे। काफी छोटा टर्म था इनका, मतलब 1 से 2 साल के आसपास का कुछ टर्म था, और उसी बीच में इनका ये डॉक्ट्रिन आया था जिसमें भारत के रिश्ते जो आपके साउथ ईस्ट एशिया है बेसिकली, या फिर साउथ ईस्ट एशिया बेसिकली, उधर के देशों से संबंध सुधारने की बात करी गई थी। उसी को गुजराल डॉक्ट्रिन कहा जाता है, जिसको भारत ने 1986 में अपनाया था। ठीक है, चलिए अगला है नॉट अ सिंबल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन सा नहीं है, तो नेशनल एंथम है, बिल्कुल है। रिपब्लिक डे परेड है, बिल्कुल है। नेशनल फ्लैग है, बिल्कुल है। कम्युनल वायलेंस जो आपका है वो किसी भी देश का नेशनलिज्म का प्रतीक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ नॉट अ सिंबल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अगला क्वेश्चन है ईस्ट टिमोर इंडिपेंडेंस फ्रॉम। देखिए अगर आप ईस्ट तिमोर को देखेंगे बेसिकली तो ये एक देश है, और इस देश को गुलाम बनाया था भाई किसने, पुर्तगाल ने। पोर्टुगल बेसिकली कहते हैं इसको। तो पोर्टुगल से आजाद कौन हुआ भाई, आपका ईस्ट तिमोर। तो ईस्ट तिमोर इंडिपेंडेंट फ्रॉम पोर्टुगल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला तत्व इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जिसकी वजह से नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो कॉमन मदरलैंड यानी कि मातृभूमि अगर साझी है तो उससे बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर आप सबकी भाषा एक जैसी है उसकी वजह से बढ़ावा दिया जाता है, और आप सबकी नस्ल एक जैसी है तो इससे भी बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी ऑल आर करेक्ट, सो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जर्मन नेशन फर्स्ट यूनिफाइड बाय। देखिए अगर आप जर्मनी को देखेंगे तो अगर आप जर्मनी को देखने से पहले आप यूरोप देखिए, और उस यूरोप को जाइए आप 10th क्लास में। 10th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, उस चैप्टर का नाम है कौन सा है, नेशनलिज्म इन यूरोप करके है एक तरीके से। हाँ यही है, चैप्टर नंबर 1 है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो उसमें आप देखेंगे ना कि जो यूरोप है आपका वो बड़ी बड़ी शक्तियों में बटा हुआ था, और उसमें एक बहुत बड़ी शक्ति थी, जो शक्ति थी वो थी आपकी प्रशिया। तो उस प्रशिया की भीतर से ही आपका जर्मनी निकला एक तरीके से। तो पहले क्या हुआ था, आपका प्रशिया बना, देन उस प्रशिया में से अलग से क्या निकला भाई, आपका जर्मनी निकला। ओके, तो जर्मन नेशन फर्स्ट यूनिफाइड बाय प्रशिया, और उसके वही थे काउंट कमेलो जो काबुर जो थे, वो उनकी वजह से ही एक तरीके से ये जर्मन नेशन एक तरीके से बन पाया। हालांकि पहले प्रशिया बना, देन आपका वो जो है वो जर्मनी के रूप में यूनिफाई हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है सेकुलर स्टेट मींस। देखिए सेकुलर स्टेट का मतलब पूछा गया है, तो सेकुलर स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा देश जो राज्य और धर्म के मामलों में निष्पक्ष रहता हो। बेसिकली राज्य का धर्म से कोई लेना देना ना हो, किसी भी धर्म को वो बढ़ावा ना दे, हर धर्म को समान माने, ऐसे देश को हम कहते हैं सेकुलर स्टेट। जैसे कि आपका इंडिया जो आपका है वो एक सेकुलर नेशन है। अगला वर्ड है आपका वर्ड सेकुलर एडेड बाय विच अमेंडमेंट। तो देखिए 42nd अमेंडमेंट के जरिए भारत में सेकुलर वर्ड जोड़ा गया था, और ये इंदिरा गांधी के टर्म में हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक जो पिछला चैप्टर था आपका उसमें भी कराया था मैंने, और अगर मैंने वहां नहीं कराया, हाँ उसी में कराया मैंने। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन उस बुक का भी है और इस बुक में भी आता है, क्योंकि सेकुलरिज्म से सेकुलर वर्ड जो आपका है, तो भारतीय संशोधन जो आपका प्रियम्बल है बेसिकली, उस प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट के जरिए भारत के प्रस्तावना में सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हिंदुत्व। देखिए हिंदुत्व जो आपका है इसकी वकालत कौन करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुत्व की वकालत करती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, हिंदुत्व के इर्द गिर्द रहती है, और आपको उनके भाषण से या फिर उनके नेताओं से आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोर्ट। कोर्ट ये जो है आपका रिलीजन इज माई पर्सनल अफेयर, जो धर्म है वो मेरा निजी मामला है, ये कथन जो थे वो महात्मा गांधी के थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 आपका जुडाइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। देखिए तीनों के तीनों जो ये आपके जो धर्म है ना, ये तीनों के तीनों मोनोथिज्म वाले धर्म है। बेसिकली ये एकेश्वरवाद को मानते हैं, इनका जो भगवान है वो एक ही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका इसका राइट आंसर है, मोनोथिज्म एंड द एथिकल कंडक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑब्जेक्टिव इंक्लूड इन। तो देखिए समान नागरिक संहिता जो आपका है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। हालांकि भारत में भी इसको जैसे कि मान लीजिए एक राज्य है हमारा भारत का, कौन सा, उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लागू हो चुका है। धीरे धीरे करके पूरे भारत में एक तरीके से लागू हो जाएगा, जिसके कहने का मतलब ये होगा कि पूरे भारत में एक ही कानून चलेगा। अभी क्या है कि कुछ कुछ धर्म के जो नियम होते हैं वो भी फॉलो करे जाते हैं और साथ में भारतीय संविधान भी फॉलो करा जाता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए एक ही नियम चलेगा, यानी कि एक देश और एक कानून। ठीक है, चलिए, तो ये डीपीएसपी में आता है, वो सरकार जो है वो अपने हिसाब से एक तरीके से इसको लागू करती है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये जस्टिसेबल नहीं होते हैं डीपीएसपी वाले कि आप इसके लिए कोर्ट वगैरह चले जाएं। तो ये सरकार को जब मन होगा तब करेगी एक तरीके से, वह फिर धीरे धीरे उस पर काम करती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हॉलोकास्ट जेनोसाइड ऑफ ज्यूइश भाई। तो देखिए आप सभी को पता है कि हिटलर जो था बेसिकली जर्मनी में ये हॉलोकास्ट हुए थे, वहां पर यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया था। तो ये जो आपका हॉलोकास्ट जेनोसाइड है वो कहां पर हुआ था भाई, वो नाजी जर्मनी में हुआ था। ठीक है, आई थिंक ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए। तो आशा करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लेना। साथ में अगर इस वीडियो में कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर आप चाहते हैं किसी और चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊं, इसी पॉलिटिकल साइंस के 11th की हालांकि एग्जाम आने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं आप कमेंट जरूर करिए इस वीडियो को देखने के बाद। और चलिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा। और साथ में आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे तो आप वो भी देख लीजिए। और साथ में मेरी एक सीरीज है, उस सीरीज में मैंने सारे के सारे चैप्टर्स के जो बड़े क्वेश्चन है 2 मार्क वाले, 3 मार्क वाले, 5 मार्क वाले, वो मैंने करा दिए हैं। तो आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहां जा करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, सी यू, टाटा।